हाँ, उसने अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए साहू जी महाराज को रिहा किया और सिखों के गुरु के साथ उन्होंने अपनी एक ट्रीटी की थी, संधि की थी। बोलो है ना। फाइनली उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। और उनके बाद जो है उनका एक पुत्र जिसका नाम होता है जहादर शाह बनता है, जिसको हमने क्या कहा, लंपट मूर्ख। लाल कुंवर उनकी एक जो है प्रेमिका थी, और वहां का जो वजीर था वो था जुल्फिकार खान। और दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेंगे, आमेर के राजा को उसने सवाई या मिर्जा की उपाधि दी थी, और जो अजीत सिंह जी थे उनको महाराजा की उपाधि दी थी, ठीक है ना। फिर जो है फर्रुख शेर जो उसका भतीजा था, उसने सैयद बंधुओं के साथ मिलकर उसकी मृत्यु कर दी, और फर्रुख शेर इज बिकम द नेक्स्ट रूलर। और फिर जो है काम चलता रहा आगे। गोल्डन ऑर्डिनेंस पास किया फर्रुख शेर ने, अंग्रेजों को दिया था। और यहाँ पर सैयद बंधुओं ने, जो हुसैन अली और अब्दुल्ला खान थे, उन दोनों ने बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर एक दिल्ली की संधि की, और उसके द्वारा फर्रुख शेर की हत्या कर दी गई। और फाइनली उनको मिलता है मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला का एक वजीर हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम क्या था, निजाम उल मुल्क उर्फ चिलखलीज खां, जिसने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। उसकी मदद से, निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की मृत्यु करा देता है मोहम्मद शाह रंगीला। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में दो काम और होते हैं। पहली बात तो कि जो आपके लोकल राजा थे, लोकल रूलर थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित करना शुरू कर दिया। जैसे अवध का राजा बना, बंगाल का राजा बना, शासक बना, बंगाल का नवाब जिसको आप कहा जाता है, और आपका हैदराबाद का नवाब बना। उसके साथ साथ नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, और नादिर शाह जो है यहाँ से कोहिनूर हीरा और पिकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन ले जाता है। क्वेश्चन बनेगा भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था जो मयूर सिंहासन बैठा, तो मोहम्मद शाह रंगीला था। और फिर यहाँ पर हमने एक छोटी सी कंफ्यूजन ना हो, आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो भारत में रूल करेगा उसका नाम क्या था, नादिर शाह। एक नादिर शाह अब्दाली आएगा जो ईरान का नेपोलियन की, जिसने हमने उपाधि दी है, ईरान का नेपोलियन कौन था, नादिर शाह। उसका एक वंशज आएगा, उसका नाम भी क्या था, अहमद शाह अब्दाली। तो यहाँ पे दो नाम हो गए, एक भारत का अहमद शाह और वो अहमद शाह। तो यहां से हम अपना काम करना शुरू करने वाले। तो हाल लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे अहमद शाह अब्दाली। आज थोड़ा सा तेज तेज लिखेंगे, आज काफी काम पूरा करना है। अहमद शाह, बस अहमद शाह, अब्दाली नहीं, अहमद शाह। तो अहमद शाह जो है बनता है भारत का अगला शासक। इसका अगर आप टाइम पीरियड भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1748 से 1754, 1748 से 1754। और इसके टाइम में बस आपको ध्यान रखना है, द अटैक ऑफ अहमद शाह अब्दाली, द अटैक ऑफ अहमद शाह अब्दाली। यहां पर लिखेंगे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। और अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये अहमद शाह भारत का रूलर है, और जो नादिर शाह का वंशज है उसका नाम क्या था, अहमद शाह अब्दाली, वो भारत पे क्या करता है, आक्रमण करता है। अब यहां पर इसके बारे में कोई बात लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब लिखेंगे नेक्स्ट रूलर आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड। तो आलमगीर सेकंड का यहां पर टाइम पीरियड लिखेंगे आप 1754 से 1759, 1754 से 1759। आलमगीर का एक्चुअल नेम जो था, वास्तविक नाम था अजीजुद्दीन, अजीजुद्दीन इसका वास्तविक नाम था। और यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड आप देख रहे हो ना 1754 से 1754 से 1759 तक। अब यहां पर आपको पता है भारत में क्रांति होती है, भारत में क्रांति होती है कि नहीं होती है। और वो क्रांति क्या होती है, वो क्रांति ऐसी होती है कि जो अंग्रेज जो है भारत में शासन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। वो होता है 1757 में, 1757। तो क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, जब प्लासी का युद्ध हुआ, या वो युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में पैर रखने के लिए काबिल बनाया, वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था, उस समय भारत का शासक कौन था। देखो क्वेश्चन कैसे बदलते हैं, क्वेश्चन का रंग देखिएगा। छोटा एग्जाम है, प्लासी का युद्ध कब हुआ, सब बताएंगे 1757, थोड़ा टफ करेगा। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, बोला रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। अब क्वेश्चन क्या बनाएगा, प्लासी का युद्ध जो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, उस समय भारत का शासक कौन था। बन गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का लेवल इस तरीके से बन के जाता है। आइए तो हम यहां लिखेंगे इसी समय काल में हुआ बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी एक जगह है जो बंगाल में पड़ती है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। और मैं चाहूंगा प्लासी का युद्ध की आप डेट भी लिखे, तारीख भी लिखे, 23 जून 17
57, 23 जून 1757, 23 जून 1757। और यहीं पर हम देखेंगे ये हुआ रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। और आपको पता है इसमें ये बंगाल का नवाब हुआ करता था। ये कौन था? द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब। और ये बना था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर। और यहां पर रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है, इसको मार दिया जाता है। इसको हम बहुत डीप पढ़ेंगे आगे चल के, बस अभी इतना देखो ना। हमारा मेन मकसद ये है क्योंकि हमने इसको यहाँ पे लिखा तो एटलीस्ट हम कम से कम इसकी एक बार जानकारी तो ले लें, बोला है ना। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन आए? बंगाल का पहला गवर्नर का नाम रॉबर्ट क्लाइव, प्लास्टिक युद्ध किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। सिराजू है यहाँ पे, ध्यान रखना, सिराजू। एक सुजाऊ भी आएगा, सुजाउद्दौला, वो अवध का नवाब आएगा। ये कौन है? सिराजुद्दौला, ये बंगाल का नवाब था। दोनों के बीच में हुआ। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है? जीत जाता है। ये बंगाल का पहला, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था, बोलो है ना। ये बंगाल का नवाब होता कब है? 23 जून 1757 को, बैटल ऑफ प्लासी। किसके टाइम में? आलमगीर सेकंड के बीच में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आलमगीर के बाद शाह आलम सेकंड। एक हमने शाह आलम फर्स्ट पढ़ा था जिसको बोड़ा बादशाह कहा, तो शाह आलम सेकंड के बारे में बात करेंगे। शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड का टाइम पीरियड लिखेंगे, काफी लंबा टाइम रहा इसका, 1759 से 1806, 1759 से 1806, 1806। इसके टाइम पीरियड में लिखेंगे, इसका पहले लिखेंगे इसका एक्चुअल नाम क्या था, वास्तविक नाम, एक्चुअल नेम, वास्तविक नाम था अली गौहर, अली गौहर, अली गौहर, अली गौहर इसका वास्तविक नाम था। और इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ? अब देखो यहाँ पर टाइम देख रहे होंगे आपको, तो आप यहां कह सकते हो सर जी, पहली बात तो यहां पर एक हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध। अब आपको देखो सब याद हो गए नहीं हो गए? आपको पता है पहला युद्ध तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ 1526 में, फिर अकबर आ गया, अकबर और हेमू के बीच में हुआ जब हेमू बन के बैठ गया, और तीसरा युद्ध अब आ गया देखो, वो हुआ 1556 में। तो देखो पानीपत के तीनों युद्ध सीक्वेंस में याद हो गया आपको, ये पता लग गया कि कब किसके बीच में हुआ। जो बच्चे रिवीजन करते हुए चल रहे होंगे ना, उनको हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर होती चली होगी। कुछ नहीं करना, रोज पढ़ना है, बस काम खत्म। याद तो करना ही नहीं है, 8, 10, 15, 20 पन्ने जितने भी है रोज आना पढ़ते चलो। जब लगाएंगे क्वेश्चन तब देखना तुम कहोगे सब क्वेश्चन को चुटकी में डालोगे आराम से, ठीक है ना। चलो पानीपत का तीसरा युद्ध इसी के टाइम पीरियड में होता, लिखेंगे 1761, 1761 में होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। अब देखते हैं किस किस के बीच में होता है। तो यहां पर आते हैं मराठा और अब्दाली। ये अब्दाली वही है, मराठा और अब्दाली के बीच में, अहमद शाह अब्दाली है। और इसमें मराठाओं को पूर्ण रूप से हार का सामना करना पड़ता है और अब्दाली जीत जाता है, और मराठा साम्राज्य यहीं से खत्म होना स्टार्ट होता है, फिर दोबारा नहीं उठ पाता, ठीक है ना। क्योंकि मराठा जबरदस्त शक्ति यहां तक बन चुके थे, जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा, है ना। चलिए अब इसके बाद चलते हैं। ऐसा बताया जाता था कि मराठाओं के जो घोड़े थे एक ही टाइम पर, जो आपकी नदी है आपकी उड़ीसा में कौन सी नदी बताओ, महानदी और आपकी सिंधु नदी या गोदावरी या सिंधु नदी पर एक साथ पानी पी रहे थे। मतलब वहां से लगाकर वहां तक उनका साम्राज्य फैल गया था, समझिए आप, इतना जबरदस्त पावरफुल स्टेट बन गया था मराठा। ये जब पेशवा सिस्टम हुआ, बालाजी विश्वनाथ बालाजी आए, ये जबरदस्त, जो इनका सेकंड पेशवा आएंगे, बड़े जी जान से उन्होंने काम किया मराठा साम्राज्य के लिए, ठीक है ना। चलिए खैर, यहाँ पर मराठा साम्राज्य का अंत होना यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसके बहुत सारे रीजन्स थे, कहोगे तो जब मैं पढ़ाऊंगा बता दूंगा, वरना बस याद रखेंगे मराठा का तीसरा, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ, जिसे मराठा पूर्ण रूप से हार गए और ये अब्दाली जीत गया था। इसके बाद चलते हैं आगे। इसी के बाद एक सेकंड युद्ध जिसने अंग्रेजों को बिल्कुल रास्ता साफ कर दिया था, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। बेटा ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं को छोड़ मत देना, जो मैं लिखवा रहा हूं उसमें से कुछ मत छोड़ देना बस।
बक्सर का युद्ध, क्योंकि जो छोड़ने वाली चीजें मैंने खुद ही छोड़ दी। बैटल ऑफ बक्सर मोस्ट इंपोर्टेंट 1764, और इसने बिल्कुल साफ कर दिया कि अंग्रेज अब भारत में शासन करने लायक हो गए बैटल ऑफ बक्सर में। ये जो युद्ध था, जो बैटल ऑफ प्लासी था, ये धोखे मक्कारी का युद्ध माना जाता था, ठीक है ना, क्योंकि मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था उसको अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया था, लेकिन इसमें बिल्कुल आमने सामने की ही लड़ाई थी, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में। लिखेंगे ये किस किस के बीच में हुआ, लिखेंगे इसमें जो अंग्रेज थे ब्रिटिशर्स, इनकी तरफ से था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो इनका सेनापति था, हेक्टर मुनरो। और भारत की तरफ से तीन राजा लड़ रहे थे। पहले का नाम सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला कौन था? अवध का नवाब, अवध का नवाब, द नवाब ऑफ अवध, पहला। दूसरा था मीर कासिम, मीर कासिम, ये एक तरीके से बंगाल का नवाब बना था, लेकिन अपदस्थ हो चुका था, भाग के गया था, फिर इन्होंने अपनी टीम गठित की थी। तो हम कह सकते हैं मीर कासिम कहां का था? ये बंगाल का नवाब रहा था, जान बचा के भागा था। ये बहुत योग्य व्यक्ति थे मीर कासिम, ये छोटा मोटा आदमी नहीं था। मीर जाफर धोखेबाज, जाफर है ना, याद कैसे रखोगे, बहुत कंफ्यूजन होगा। जा बेवफा जा, तो मीर जा याद रख लेना, वरना मीर कासिम और मीर जाफर में बहुत दिक्कत आ जाएगी। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर, जो धोखेबाज था, तो जा से याद रख लोगे, बेवफा, जा से काम खत्म। कासिम बहुत योग्य व्यक्ति था, ठीक है ना, सब बता दूंगा मैं, जैसे मैं याद करता हूँ भाई, बहुत सारा मैटर है, तुम्हारे पास तो फिर भी बहुत कम, ठीक है ना, और थोड़ा सा मैं बता नहीं पाता आपको, क्योंकि है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सुजाउद्दौला हो गया, मीर कासिम हो गया। एक व्यक्ति जो दिल्ली का नवाब था, जो दिल्ली में भी तो है ना अभी, जो दिल्ली पे था एक वो था, और दिल्ली पे कौन बैठा हुआ था? शाह आलम सेकंड। तो ये तीन लोग मिलकर लड़े थे, और ये तीनों के तीनों ही हार गए थे, और यहां पर हेक्टर मुनरो जीत गया था। अब अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं, अब वास्तविक शक्ति आ गई ना कि कुछ नहीं बचा हुआ। याद हो गया? 5-6 बार इसको देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी भी, बैटल ऑफ बक्सर भी। इसके बाद और 1803 में लिखेंगे, यहीं पे इस पेज पे खत्म करेंगे। इन 1803 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जैसे हारा, अंग्रेजों ने कहा आ मेरे लल्ला इधर आ, अब तू क्या कर, पेंशन ले, है ना, पेंशन ले और हमें ये अधिकार दे दे, काम खत्म कर। तो अब यहां पर पहली बार जो दिल्ली का मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड, वो सिर्फ एक पेंशनर बन के रह जाएगा, पेंशन लेगा, चुपचाप बैठ रहेगा, सारे निर्णय, सारा का रिवेन्यू, सारा पैसा लेने का काम, टैक्स लगाने का काम कौन करेंगे? अब अंग्रेज करना शुरू करेंगे। तो यहां पे लिखिएगा पहला पॉइंट, इन 1803 अंग्रेजों का अंग्रेजों का दिल्ली प्रशासन, अंग्रेज रूल्ड ऑन दिल्ली इन 1803, रूल्ड ऑन दिल्ली इन 1803 एंड मुगलों को पेंशनर बनाया, एंड मुगल्स बिकम पेंशनर्स, एंड मुगल बिकम पेंशनर। पेंशन का मतलब पता है आपको? एक साल में हम इतने पैसे देंगे, आराम से बैठो, बाकी हम संभाल लेंगे सब कुछ। अरे हाँ ना, जैसे मतलब अगर तुम पहले, अगर 2004 से पहले आते तो तुम्हारी नौकरी लगती सरकारी, तो आपको पेंशन मिलती, तो फिर जब आप 60 साल के हो जाते, बोला आराम से बैठो, बस हम आपको क्या देंगे, चुपचाप। तो ये काम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन एक इंपोर्टेंट बनेगा, बताइए मुगल काल का वो राजा कौन सा है, वो शासक कौन सा जो पहली बार पेंशनर बना? शाह आलम सेकंड। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। शाह आलम से मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट पेंशनकारी, फर्स्ट पेंशनर जो बना, पेंशनकारी फर्स्ट पेंशनर बना शाह आलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको दोबारा लिखने में कोई भी कोताही नहीं बरतूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पेंशनर बना शाह आलम सेकंड। इसके बाद 1806 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इन 1806 ही डाइड, 1806 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है भैया, मर गया। अब आया अकबर सेकंड, है ना, ये तीसरा अकबर आया, है ना। एक बार तुम घबराए गए, बोलो अकबर कहां से आ गया, मर गया था, है ना। तो अकबर सेकंड के नाम से आया, और जो अकबर सेकंड के नाम से आया, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1806 से लगाकर 1837 तक। दो बातें इंपॉर्टेंट है इसके लिए बहुत ज्यादा। पहला कि अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त तो पहला पेंशन, तो अंतर है, वो तो उसने तो युद्ध किया था,
युद्ध करते करते हार गया तो बनाया। अब अंग्रेज अपनी स्वेच्छा से बना रहे हैं पेंशनर। तो फर्स्ट मुगल एम्परर हु बिकम द पेंशनर बाय ब्रिटिशर्स, पहला मुगल पेंशनकारी जो अंग्रेजों के द्वारा, अंतर समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन में। शाह आलम युद्ध में हारा, हारने के बाद उसको ऑफर किया गया, और ये एकदम फ्रेश तरीके से आ रहा है, वल्ले बेटा पेंशन आराम से चिल मार, ठीक है। तो लिखेंगे इसको, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त प्रथम मुगल पेंशनकारी, लिखेंगे फर्स्ट पेंशनर हु अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स। दोनों मंत्र समझ में आ गया ना? हाँ। अच्छा, एक बात और लिखेंगे, इन 1830, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1830 में राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। इन 1830 he gave the title of राजा टू राम मोहन राय। अब देखो, बगैर राजा के कितना अजीब सा नाम लग रहा ना, राम मोहन, राजा राम, अंतर आगे नहीं आ गया? तो राजा का जो टाइटल दिया गया था राम मोहन राय को, ये किसके द्वारा दिया गया था? अकबर सेकंड के द्वारा। अकबर, अब क्योंकि राजा राम मोहन राय काफी इंटेलेक्चुअल आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, अंग्रेजों भारत के लिए बहुत सारा काम किया राजा राम मोहन राय के द्वारा, बोलो है ना। तो इनका अक्सर बेटन आना जाना लगा रहता था। तो इसने कहा भैया बात करो उनसे जाके, हमारी पेंशन वेंशन बढ़वाओ थोड़ा सा, बोलो है ना। लेकिन इत्तेफाक से राजा राम मोहन राय की भी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी पेंशन वेंशन वो बढ़वा नहीं पाई थी, ठीक है। चलिए, अब भारत का अंतिम मुगल शासक, लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का अंतिम मुगल शासक, लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट बन गया नहीं बन गया? चलिए, पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। अंतिम कौन हो गया? बहादुर शाह जफर। देखो, बहादुर शाह जफर भी इसका एक टाइटल था, जफर नाम से कविता लिखा करता था, पोएम्स, है ना। तो बहादुर शाह जफर, टाइम पीरियड इसका क्या ही लिखेंगे बेचारे का, छोड़ो, आओ 1857 की क्रांति में पिल जाएगा ये भी। चलो, तो ये बहादुर, इसी को बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं ना, बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। शाह आलम फर्स्ट ही बहादुर शाह फर्स्ट था, बूढ़ा बादशाह, हाँ, ये बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। देखो, यह एक शायर था, शायर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोएट, वेरी गुड। और पोएट लिखा, तो ये पोएट तो था, और ये पोएट्री लिखा करता था जफर के नाम से, यह अपनी कविता जफर के नाम से लिखा करता था। जो टाइटल रखा था, क्या रखता था? जफर। जिसकी पोएट्री थी, इसकी पोएट्री किसके नाम से चलती थी? यह 1857 की क्रांति का नेता था। He was the leader of 1857 revolt. He was the leader of 1857 revolt. बना दिया था, ये बनना नहीं चाहता था, बूढ़ा हो चुका था, युद्ध वगैरह लड़ता नहीं था, एक नेता चाहिए, बोलो ठीक है तू बन जा भाई, ठीक है ना। तो 10 मई 1857 को मेरठ पे चलती है, जो कदम सिंह थे उनके नेतृत्व में, काली मंदिर से पलटन, और पहुंच जाती है 11 मई को लाल किला, और वहां से मुगल झंडा दोबारा से लहरा दिया जाता है, और अंग्रेजों का झंडा लाल किले से उतार दिया जाता है, और इनको अपना नेता मान लिया जाता है। इसको पकड़ लेते हैं अंग्रेज मार, इसका रंगून भेज देते हैं, इसके बच्चों को ही मार देते हैं इसके सामने ही। तो बहुत अजीब सी कहानी थी वो, ठीक है। अंग्रेज लोग अच्छे नहीं थे, बहुत गंदे लोग थे, ठीक है ना। चलो खैर, नेता हो गया। इसके बाद लिख लो इसको यहाँ गिरफ्तार किया गया, क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, गिरफ्तार किया तथा रंगून बर्मा भेज दिया। लिखेंगे अरेस्टेड एंड सेंड हिम टू
रंगून, बर्मा। जो आपका म्यांमार है ना आज, उसका पुराना नाम क्या था? बर्मा, है ना। एक गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया टेलीफोन, बीच में समुंदर आ गया ना। अरे हाँ ना, जब हम पढ़ेंगे हेयर पिन बेंड, जब हम हिमालय पढ़ेंगे ना, अभी 2-3 दिन में चालू कर देंगे अपनी ज्योग्राफी, तो हेयर पिन बेंड जो है, जो हिमालय, जो ये वाला हिमालय है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला हिमालय है, तो ये म्यांमार को, भारत की सीमा को क्या करता है? अलग करता है। वहां पढ़ेंगे बर्मा और रंगून, फिर यहाँ से तुम भी करोगे टेलीफोन। ठीक है, चलो मस्त रहा करो यार, बस पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, बाकी ठीक है। तो और 1862 में, 1862 में ये बर्मा की जेल में मर गया था। लिखना जरूरी है, 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है जी। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य हो जाता है खत्म। अंग्रेज पावर में आएगी, आपने देख लिया, इनको पेंशन बना ही लिया है, तो पढ़ने मजा आ रहा है ना सीक्वेंस वाइज। तो अब हम अपना अलग चैप्टर लेके चलेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का। ठीक है, करें स्टार्ट। तो नया चैप्टर, इस पेज को बस यहीं पे, पेज को पलट लियो, इसमें मत लिखियो, अगला पेज चालू कर दो अब। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, या यूरोपियंस इन इंडिया, कोई दिक्कत नहीं, यूरोपियंस इन इंडिया। राजीव को बुला के, अरे कल एक न्यूज देखी आपने? कल पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया, भारत में हर साल 2 लाख लोग अपनी नागरिकता छोड़ के विदेश की नागरिकता ले रहे हैं। 2 लाख पर्सन्स एवरी ईयर। बहुत बड़ा डेटा है। कल ये जवाब दिया गया भारत सरकार के द्वारा, 2 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश की नागरिकता। मैं तो पूरी न्यूज पढ़ी, मैं तो वास्तव में गजब, पिछले 5-6 सालों से ये काम चल रहा है, समझ रहे हो? है ना, अच्छी बात नहीं है भारत के लिए। अब जाहिर सी बात है, जो नागरिकता छोड़ के जा रहे होंगे वे 2 तरह के लोग होंगे, ये तो जिसके पास कैपिटल जबरदस्त होगा, पैसा, या जो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे वे जॉब के लिए जा रहे होंगे। भाई 2 ही बात हो सकती है ना। सेकंड कंडीशन क्या है? जो पढ़ा लिखा ज्यादा होगा, जॉब के लिए जा रहा होगा, वो नागरिकता नहीं लेगा वहां की, वो वीजा लेगा, काम करता रहेगा, उसको लगेगा, उसके बाद वो नागरिकता छोड़ सकता है। तो दोनों कंडीशन भारत के लिए खतरनाक है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति भारत में रहेगा तो उसका कैपिटल यहीं पे रहेगा, इंडस्ट्री लगाएगा, कुछ भी करेगा, XYZ, टैक्स, रिवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट भारत में पैदा होगा, वो यहाँ से खत्म हुआ। कोई पढ़ने वाला भी व्यक्ति अगर जबरदस्त है, वो विदेश जा रहा है, सिटीजनशिप लेके जा रहा है, तो उसका नुकसान, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका जो ज्ञान है, जो उसको भारत यूज कर सकता था, उसका यूज। तो दोनों कंडीशन भारत के लिए खतरनाक है, भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना। यहाँ नागरिकता के लिए क्या क्या चल रहा, अब बताओ, वे लोग है ना। बात समझ आएगा? बेटा पढ़ाई बेहद जरूरी है, पढ़ लो, माता पिता की इच्छा है तुम पढ़ लो। जिसके कुछ हो सकता, कुछ पेरेंट, कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिसके माता पिता बिल्कुल अनपढ़ होंगे, है ना, लेकिन दे नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी। एक सेंटेंस तुमने बचपन में पढ़ा होगा, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज, पढ़ा है ना, बहुत जबरदस्त वर्ड है। ठीक है, कर लो कुछ, जो उनकी उम्मीदें हैं, अपना फ्यूचर है, उसको ज्ञान ही बचा सकता है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बचाने के लिए। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में ऊपर बढ़ा सकता है, आपको भी और आपके आने वाली जनरेशन को भी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो इसलिए अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करके इस चीज पे ध्यान दो। चलिए अब यूरोप की बात करते हैं, अब यूरोप में चलते हैं। आओ बताओ कहाँ कहाँ घुमाया तुमको, तुम्हारे पत्ते वत्ते बांध के लेके आए थे, पत्थर वत्थर, आग जलाई, पहिया बनाया, पशुपालन करवाया, फिर वैदिक सभ्यता में ग्रंथ पढ़वाए, धर्म पढ़वाया, जैन पढ़ाया, बौद्ध पढ़ाया, उसके बाद आपका मौर्य साम्राज्य आ गया, फिर आपका गुप्त साम्राज्य आ गया, फिर आपके पास मुगल आ गए, लाल किले वाल किले सब बनवा दिए। वही ले जाकर छोटू, टेंशन मत लो, साइकिल पे लाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो, तो सबसे पहले भारत में बेटा पुर्तगाली कौन आए, पहले एक बार सीक्वेंस भी लिख लेते, या चलो लिखना शुरू करते, पहला हेडिंग पुर्तगाली लगाइएगा, पोर्टुगीज। स्पेलिंग बताओ पोर्टुगीज की, PUR है ना, PURTUGAL,
GUES, पोर्टुगीज। पोर्ट नहीं होगा, PUR होगा, है ना। अपना लिख लो जो तुम्हें लिखना है। हमने लिख लिया अपना कौन सा, पुर्तगाली। सही है क्या, पोर्टुगीज। चलो ठीक है, जो भी है। तो चलिए इसके बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं फटाफट एक पेज पे पूरे नोट कर लेते हैं। लिखेंगे 20 मई का वो दिन था और ईयर था 1498, 1498। 20 मई 1498 में वास्कोडी गामा भारत आता है, कम्स टू इंडिया, भारत आया। वास्कोडी गामा भारत आया। और ये एक शिप से आया था, जहाज से आया था, पानी का जहाज है ना, बचपन में पानी का जहाज बोला करो, शिप का मतलब वही तो होता है यार, पानी के जहाज से आया। उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साओ गैब्रियाल। साओ गैब्रियाल, साओ गैब्रियाल से भारत आया। साओ गैब्रियाल से भारत आया, साओ गैब्रियाल। कोई दिक्कत, ठीक है, आ गया। अब ये कैसे कैसे पहुंचा, तो इसकी 3-4 बातें यहीं पे पॉइंट बना के लिख देते हैं हम। तो जब ये आया, पहली बात तो ये पहुंचा कालीकट का तट पर, द कोस्ट ऑफ कालीकट, कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट पोस्ट पर, कालीकट पोर्ट भी लिख सकते हैं आप। ये कहां पड़ता है, केरल में पड़ता है। कहां पड़ता है, ये कालीकट पहुंचा केरल में। और यहां पर केरल का एक रूलर था, शासक था, ऐसे बनाना बिल्कुल ताकि हमारा लिखने का काम कम हो जाए। इसका एक रूलर था, शासक, उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने इसका स्वागत किया, जमोरिन ने इसका क्या किया, स्वागत किया। अच्छा, दूसरी बात, ये बहुत बड़ी कहानी है। आया कैसे कैसे आया, कैप ऑफ गुड होप से घुमाया, अपना जहाज आया। लेकिन इसकी सहायता करने वाला एक व्यक्ति था, जिसकी सहायता से भारत के पहुंचे, जिसको रास्ता पता था, वो एक व्यापारी था। तो ये किसकी सहायता से आया था, वास्को डी गामा। आप कहीं भी बना लीजिएगा ऐसे, बाय द हेल्प ऑफ, सहायता से आया अब्दुल मनीद की सहायता से, अब्दुल मनीद की सहायता से पहुंचा था। ये एक व्यापारी था, ठीक है ना। तो यहां से 5-6 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अब्दुल मनीद की सहायता से यह भारत के कालीकट बंदरगाह पर साओ गैब्रियाल शिप से वास्को डी गामा 20 मई 1498 में भारत पहुंचा। बहुत समझ बात समझ आई क्या, इस पूरे स्टेटमेंट को दोबारा से बोलते हैं एक बार, ठीक है ना। वास्को डी गामा 20 मई 1498 में साओ गैब्रियाल, या ऐसे बोलते हैं वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाल का व्यक्ति था, नागरिक था, सिटीजन था, वह साओ गैब्रियाल शिप से 20 मई 1498 में अब्दुल मनीद की हेल्प से, अब्दुल मनीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर उसका जमोरिन ने स्वागत। ये आधा पेज हम भर सकते हैं आराम से, इतना काम इसमें हो गया। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद क्या हुआ। और यहीं पर 1498 में पुर्तगाली जो है अपनी एक कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं, जिसका नाम है पोर्टुगीज ईस्ट, मैं इसको पूरा लिख देता हूं, फिर मैं शॉर्ट लिखूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी ज्योग्राफी हमारी 2-3 दिन में चालू हो जाएगी, लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए। ये आपकी GMT होती है, 0 डिग्री, ग्रीनविच मीडियन टाइम लाइन, GMT। इसके अंदर यूरोप है और हम जो है भारत वाले यहाँ पर। तो यहाँ पर जब देखेंगे ये लोग, तो यहाँ पर ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट। तो हम कहाँ पर है इनके लिए, ईस्ट में, इसलिए हमें क्या कहा, ईस्ट। इंडिया से बना इंडीज, क्योंकि ये पूरा इंडीज का पार्ट था। बात सुनिए क्या, इधर वाला वेस्ट इंडीज, इधर वाला ईस्ट इंडीज। तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे जो जितनी भी कंपनियां बनाएंगे क्या क्या, तो यूरोप के परिप्रेक्ष्य में उनको क्या कहेंगे, ईस्ट इंडिया। बात सही में है क्या, ऐसे कुछ नाम रखा गया, बस ईस्ट इंडिया कुछ नहीं, ईस्ट इंडिया, क्योंकि हम इसके कहां पर, पूर्व में स्थित है, तो इसको क्या कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। चलो, तो 1498 में पहली एक पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर बनाई जाती है, बन गई क्या। अब भाई यहां से 1499 में वापस लौट गया, रिटर्न्स गोवा से वापस लौटा, रिटर्न फ्रॉम गोवा लौट गया।
और ब्लैक पेपर है ना, काली मिर्च लेके लौटा था। क्या लेके यहां से? काली मिर्च। भाई केरल में मसाला स्पीसीज किंग है, ऐसा क्वालिटी नहीं मिल पाती। और यूरोप में ठंड बहुत ज्यादा होती थी, तो वहां पर क्या करते थे वो, जैसे जो उनका मीट वगैरह होता था उस पे क्या करते थे वो मसालों का लेप कर देते थे, जो वे काफी लंबे समय तक चलते थे। तो मसालों की वजह से ही यहाँ पर व्यापार जबरदस्त था। भारत में काली मिर्च का जो ट्रक होता है ना, उसको लूट लेते हैं लोग बाग आज भी। चाय का ट्रक लूट जाता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत लाखों करोड़ों में होती है। इलायची है, समझ रहे क्या? जो ट्रांसपोर्टर होते हैं मना कर देते भाई हमें माफ कर, किसी और को देख ले अपना। हाँ वास्तव में बहुत महंगी। आप लेने नहीं जाते क्या? 11 इलायची, 11 पान के पत्ते, कितना बोलो? लाभ 25 रुपए, महंगा आता है। ठीक है चलो, तो काली मिर्च वापस लेके लौटा था। और जब ये वापस लौटा भाई, इसको 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ, 60 गुना मुनाफा। मतलब इस बात को मतलब समझो क्या हुआ? ये आया भी गया भी, यहां से इसने मिर्च भी खरीदी होंगी, वो जब वो ले जाके बेचा तो उसका पूरा का पूरा आने जाने खर्चा निकाला, जितने में खरीदे थे वो भी। और जब इसने वहां बेचा डायरेक्ट, तो कितने गुना मुनाफा कमाया? दिमाग में इसके लालच उत्पन्न हो गया, बोला क्यों ना अब हम डायरेक्ट इंडिया के साथ ही डील करना शुरू कर दें। बात समझ में आई क्या? चलिए, अब ये बात फैल गई, पता है यहाँ फैल जाती है, भारत में भी, वहां भी फैल गई। अब यहाँ से अब कंपनियां काम करना शुरू करेंगी। भारत में दोबारा से आता है ये रिटर्न्स होता है 1502 में, वापस भारत आया, कम टू इंडिया अगेन, दूसरी बार भारत आ गया। आ गया, चलो बहुत बढ़िया। और अब इस तरीके से 1503 में पहली फैक्ट्री एस्टेबल कर रहा है। देखेंगे, फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन कोचीन। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में प्रथम फैक्ट्री लगाई। क्वेश्चन आएगा, बताइए कब लगाई? 1503 में। कहां लगाई? कोचीन में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाद में हम क्या काम करेंगे, जब सारे के सारे पढ़ लेंगे ना यूरोपियन को, तो हम एक टेबल बना लेंगे, कौन आया, कब आया, फैक्ट्री लगाई और कहां लगाई, 4 चीजों के लिए, ताकि आपको बार बार वो देखने में आदत पड़ जाएगी, वरना आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री लगती है कहां पर? कोचीन में, और ये लगती है 1503 में। चलिए, इसके बाद अब यहां पर भाई इन फैक्ट्रियों को देखने के लिए, इन फैक्ट्रियों का अरेंजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। तो इन्होंने अब वहां से गवर्नर बना के भेजना शुरू कर दिया। तो लिखेंगे नेक्स्ट, इन 1503, या फिर लिखो 1505 से, ऐसे लिखो 1505 से 1509, 1505 से 1509। फर्स्ट गवर्नर, यहां पे 2 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। फर्स्ट, प्रथम गवर्नर, नाम भी लिख देंगे इसका, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पहली बार भारत में पुर्तगाली गवर्नर बना के भेजा जाता है। अब इसने आके यहाँ पे क्या किया, क्योंकि भारत में जो व्यापार होता था वो अरब के माध्यम से होता था, जो आपके अरेबियंस थे, ठीक है ना। अब मैं मैप देख आपको वहां पे लेके जाऊँ, टाइम वेस्ट वाली बात है, अरबों के माध्यम से होता था। तो इसने अरबों पे अटैक करना शुरू किया, ठीक है ना। और अरबों पे अटैक तो किया, क्योंकि इनके पास भाई इनकी नेवी बड़ी जबरदस्त थी, और भारत के 3 हिस्से में पानी पानी था, तो जिसकी नेवी जबरदस्त होगी वही राज करेगा, बोलो है ना। तो नेवी, और भारत के जो राजा थे या मराठे भी थे उस टाइम सब थे, उनके पास नेवी इतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि इन्होंने शिप बनाया, तो ये टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल चुके थे, बहुत आगे निकल चुके थे, है ना। तो लिखेंगे इसने अरबों पर आक्रमण किया, अटैक्ड ऑन अरेबियंस, अटैक ऑन अरेबियंस, अरबों पर आक्रमण किया तथा उनके व्यापार पर अधिकार किया, एंड कॉन्कर्ड देयर बिजनेसेस, या देयर ट्रेड लिखो, एंड कॉन्कर्ड देयर ट्रेड, एंड कॉन्कर्ड देयर ट्रेड। हो गया। अब इसने कहा, जैसे ही काम हुआ, ही स्टार्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी, ही स्टार्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी। इसने
ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। समझ रहे हो इस बात का मतलब क्या था? इस बात का मतलब ये था, यहाँ पे दो वर्ड मैं आपको चलो बाद में बताऊंगा, अभी आप इसको सुन लीजिएगा। तो इसने ये कहा कि अगर आपको व्यापार करना है समुद्र के अंदर तो आपको ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि इस पानी को नीला ही रहने दो, इसका पालन करो, ठीक है ना। तो यहां पर एक इसने चार्ज लगाया, इसका नाम था कार्टेज, और एक वर्ड था कार्टेज। कार्टेज था यानी कि एक तरह का टैक्स, जो टैक्स होगा वो टैक्स जमा करेंगे पुर्तगालियों को, और फिर पुर्तगाली उसको क्या करेंगे, एक पास दे देंगे, वो दिखाएगा तो उनका जहाज आगे जाएगा, और अगर नहीं होगा तो उसको डुबो दिया जाएगा या उसको लूट लिया जाएगा। आधिपत्य स्थापित कर दिया पूरे समुद्र पे, समुद्र के राजा बन गए, 100 साल तक रहे। बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चालू की थी? डी अल्मीडो ने। अल्मीडा याद रख लो, काम खत्म। बात समझ में आई क्या? तो इसने पूरे पुर्तगालियों को समुद्र पर अधिकार करने में या उनको सेट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा दी। इतनी बात समझ में आई क्या? चलिए, यहां तक कि जो अकबर था ना उस समय का राजा, मुगल शासक थे, क्योंकि टाइम पीरियड देखो, अकबर चल रहा है ना, जो अकबर के भी जहाज जाया करते थे उनको भी क्या देना पड़ता था, हालांकि पैसा नहीं देता था वो, पर पास उसको भले 0 रुपए, कितने 0, लेकिन उसको पास दिखाना पड़ता था। सोचिए आप, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग आप जुगाड़ वुगाड़ लगाते रहते हो पास पास के लिए, कुछ कहीं कुछ होना है बोला पास तो लेना पड़ेगा ना आपको, आप कितने बड़े अधिकारी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी होते हैं, जब उनका कोई फंक्शन होता है ना तो उनको भी आई कार्ड दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी को भी आई कार्ड दिया जाता है उनको, उनके जितने भी एसपीजी कमांडोज होंगे, कोई मंत्री एक्स वाई जेड होगा उसको क्या दिया जाएगा, आप कितने बड़े मंत्री हो, अगर आपके पास वो पास इश्यू नहीं किया गया है उस डिपार्टमेंट के द्वारा तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। समझिएगा, क्योंकि उस पास पे आपकी पूरी पूरी डिटेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां ये बात लिखी गई है। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 1509 से लगाकर 1515, 1509 से 1515। दूसरा गवर्नर आता है, इसका नाम था अल्फांजो, नाम भी आता है अल्फांजो डी अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। अल्फांजो डी अल्बुकर्क, देखिए इसके बारे में, अल्फांजो डी अल्बुकर्क के बारे में, नोन एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज, यह पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पोर्टुगीज, यह है पुर्तगाल का या पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लिखेंगे इन 1509 he became his headquarter to कोचीन, इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। he became his headquarter to कोचीन, इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। बन गया? चलिए, इन 1510 1510 में इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान पर आक्रमण करके गोवा प्राप्त किया। लिखिएगा, इन 1510 he attacked on आदिल शाही सुल्तान एंड गोट गोवा।
अब यहां से एक बात समझो, एक कंपनी जो अभी 8-10 साल से एस्टेब्लिश हुई है, वो यहाँ के लोकल रूरल को हरा के और यहाँ पर उसने शासन करना शुरू, सब चुप थे, आसपास के राजा मजा ले रहे थे, वाह सही हुआ इसके साथ, सही हो रहा है इसके साथ, बोलो है ना। उनको नहीं पता था नंबर तुम्हारा भी लगेगा। बड़ा अच्छा एक कोई वो था ना, वो कोई शायर वगैरह थे, वो शेर वगैरह बोलते थे कि आग लगी है घर में तो आसपास के जद में तुम्हारे घर भी आएंगे, कुछ ऐसा था वो। तो कौन था वो, राहत इंदौरी, बहुत फेमस, उनको काफी मतलब पुरस्कार भी मिले है ना, ये पद्मश्री वगैरह कुछ शायद मिला हुआ है, मतलब काफी उनका फेमस नाम है राहत इंदौरी जी का, ठीक है ना। तो खुश थे सब आसपास के, आज भी खुश होते हैं, बोलो हाँ है ना। तो फिर नंबर लगता है, फिर रोते हैं, है ना। और रील वील का टाइम है, पता नहीं कोई मेरठ के व्यापारी थे कोई, हमने उनकी रील भी देखी थी। जब एक जगह आजकल बुलडोजर का बड़ा अच्छा वो जस्टिस चल रहा है, आपने देखा ही होगा, कुछ भी हो बुलडोजर लेके आओ, काम खत्म। जेसीबी मतलब वाटी जेसीबी ला के तोड़ ताड़ दो, है ना। तो उस तरह का चल रहा था कुछ वहां पे, तो वो बड़ा खुश था, उसकी मतलब वो भी रील है उसकी, उसका मतलब उसकी वीडियो थी, वो कुछ टूट रहा था सामने बिल्डिंग, वो बड़ा खुश था। अभी कुछ नगर निगम का कुछ इलीगल जमीन थी, उसकी खुद की दुकान उसमें आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन वगैरह दिया होगा, तो वो भी टूटने लगी, तो वो रो रहा था। भाई इसमें रोने वाली क्या बात है, इलीगल है तो सरकार है भाई, इलीगल है तो वो अपनी जमीन वापस लेगी नहीं लेगी। तुम अपना किसी के पास 1 रुपया नहीं छोड़ते तो सरकार क्यों छोड़ देगी। जब आप कुछ बना रहे हो, कुछ भी XYZ काम कर रहे हो, तो कम से कम उसकी जांच तो कर लो एक बार, वो इलीगल है कि नहीं है। तो गलती है आप लोगों की, बोला हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, 40 से रह रहे हैं, भाई तू 100 साल से रह ले यहाँ पे, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जमीन तेरी हो गई वो। तो इसलिए इलीगल है तो आपको भी कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए कि सरकार ने फलानी जगह तोड़ दी। सरकार के पास एक कानून है, विधि के द्वारा स्थापित कानून है, अगर वो उल्लंघन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, बोलो है ना। अगर वो विधि के खिलाफ होगा तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई आपने गलत किया है, आप इसको ठीक करा के दो। तो आप ये मत सोचो कि सरकार किसी से व्यक्तिगत रूप से अपना अपनी दुश्मनी निकालती है, नहीं नहीं, वो निकाल ही नहीं सकती, आपके पास फंडामेंटल राइट है। अगर वो विधि के खिलाफ बनाया गया काम है तो सरकार उसको तोड़ सकती है। बोलो बात सही में आई कि नहीं आई। और वैसे मेरे हिसाब से तोड़ना नहीं चाहिए सरकार को, उसका यूज कर लेना चाहिए, सही है कि नहीं है। और भी कुछ नहीं है भाई, छोटा मकान है यदि, तो उसका जो है वो सुलभ शौचालय बना दे, भाई गंदगी फैलने से बचेगी ना। बस सरकार आपने बना देनी है क्या, कोई थोड़ी बड़ी जगह है तो कोई आप छोटा सा एक हॉस्पिटल बना दो उसी के अंदर, तो उसका यूज कर लेना चाहिए। और जो उसकी कॉस्ट है, वैसे भी तोड़ तो रहे हो आप उसको, वेस्ट हो रहा है सारा फरा, जमीन तुम्हारी है ही लीगल, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है सरकार के पास, तो तोड़ने से अच्छा उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। चलो खैर आगे अब आओ, तो गोवा चला गया आदिल शाही के पास से, और अंतिम भारत से अंतिम जाने वाले भी कौन थे, पुर्तगाली थे, ठीक है ना। सबसे अंत में, सबसे पहले आए और सबसे अंत में जाएंगे। आगे लिखिए, इसके बाद क्या हुआ जी, लिखिएगा। ये मर जाता है 1515 में, 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बहुत सारी कहानियां हैं, इसने ना, इसको लगा कि हम इतनी दूर से आएंगे, तो दूर से आने के बावजूद हम इतना यहाँ पर कैसे इतनी अपनी वो लेके आएंगे, सेना कैसे लेके आएंगे, आर्मी कैसे लेके आएंगे। तो इसने यहाँ पर क्या किया, पहली बार जो पुर्तगाली सैनिक थे या यूरोप के सैनिक थे, उनसे भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, ताकि अपना कॉन्फिडेंस सभी जागे थोड़ा सा, भाई हाँ भाई ये हमारे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, हमारे से शादी भी कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, है ना। तो ये अपनी इनकी एक टेंडेंसी होती थी कि हम कहीं ना कहीं इनके मन में, इनके दिलों में इमोशनल प्यार जगाए, फायदा उनका अपना ही होता था। अंग्रेजों के बारे में अगर तुम सोचोगे उन्होंने भारतीयों के हित के लिए इतने बड़े काम किए, डलहौजी ने रेल चला दी, नहीं कुछ नहीं, अपने लिए बताया आपके लिए जाएगा, देखो हमने आपके लिए काम किया। राजा का यही तो काम होता है, फायदा अपना देखना है, प्रजा के को ये बताना है कि ये काम हमने किसके लिए किया, आपके लिए किया, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे मैं कहता हूं आपको, आप टेस्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, नहीं मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूं, तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो नाम तो मेरा होगा। अब मैथ्स के हमारे टेस्ट चल रहे हैं, रीजनिंग के चालू किए, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत एक्चुअली मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तुम टेस्ट दोगे, पढ़ना शुरू करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तुम्हें मैं जलील करूंगा, बेइज्जत करूंगा, तुम्हारे अंदर आग लगेगी, बोले इस मास्टर को दिखाना है इस बार, तो मैं वही तो चाह रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं चाह वो रहा हूँ, वो आग लगे, बोले इस मास्टर को दिखा देंगे इस बार, और बस तुम्हारा नंबर आएगा, रोल नंबर उस मेरिट में आएगा, मैं उसको चुपचाप स्क्रीनशॉट ले लूंगा, बस मेरा काम हो गया। मैं तो यही चाहता था, उसमें फायदा किसका था, देखो देखो आपका, 40 साल जिंदगी तक लगोगी ना। चलो चलो ठीक, अब ठीक सा है माहौल,
चलो शेखर बेटा हंस भी लिया कर, हंसने का मौका बहुत कम मिलता है, लोग बाग कॉमेडी देखते हैं, कॉमेडी विद कपिल, हालांकि उसमें हंसने का कुछ नहीं होता है ना। ओके, मर गया। अब देखो इसके बाद गवर्नर तो बनते हुए है, लेकिन हमें एक बस एक गवर्नर और पढ़ना है, ठीक है, एक गवर्नर और पढ़ना है, लिखेंगे तीसरा गवर्नर, क्योंकि इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 1529 से लगाकर 1538 तक नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों लिखेंगे, इन 1930 1930 में, इन 1930 1930 में इसने अपनी राजधानी गोवा को बनाया, ही बिकेम हिज कैपिटल टू गोवा। उन्नीस सौ 30 में इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, गोवा बन गई क्या, पुर्तगालियों की कोचीन से शिफ्ट हो गया। हाँ हाँ, अरे इतना कर लो यार, 1530। अभी टाइम ये चल रहा है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, एकदम टूट पड़ते हो मेरे ऊपर तुम, इतना सही लिखवाया वो नहीं, एकदम लिखते ही बस 5 का 9 किया, इसलिए कहता हूँ दिन बच के रहना जिंदगी में। चलो खैर, अब इसके पुर्तगालियों का क्या क्या योगदान रहा भारत के लिए, है ना, क्या क्या चीजें वो लेके भारत में लेके आई है, तो उनका योगदान लिखते हैं। देखिए जैसे कि क्या क्या लेके आए, तुम्हारा फेवरेट आलू, देखिए आलू, खासकर जो फास्ट रखते होंगे, व्रत रखते होंगे, आधा किलो 1 किलो निपटा देते हैं। आलू सीबीएस वाले लिख लेंगे उसको, पोटैटो। टमाटर लिखो, टमाटर, हाँ ठीक है, टमाटर हो गया। इन्होंने उनके लिए भी ध्यान रखा, जो रगड़े खाते, तंबाकू, तंबाकू भी यहीं से आया। काजू का भी ध्यान रखा, काजू, काजू भी यहीं से आया। पपीता, पपीता, अमरूद, लाल मिर्च, लाल मिर्च, और कैथोलिक, कैथोलिक डिजाइन चर्च, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथोलिक डिजाइन के चर्च होती है ना, ऊपर जो डंडी से लगी रहती है उसको कैथोलिक डिजाइन बोला जाता है, तुम कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा आपको। कैथोलिक डिजाइन या कैथोलिक डिजाइन चर्च, कैथोलिक शैली के चर्च। जहाज निर्माण, शिप बिल्डर्स, जहाज निर्माण, शिप बिल्ड, BUILDERS, शिप बिल्डर्स, समझ रहे क्या। तो ये सारे के सारे जो है काम भारत में पुर्तगाली लेके आए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और रहेगा, उसको लिखो, इन 1556, 1556 में, इन 1556, 1556 में ही एस्टेब्लिश्ड ए प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा, ही एस्टेब्लिश्ड ए प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा। 1556 में गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहां लगती है, गोवा में 1556 में। बस इतना ही कुछ होगा। और लिखेंगे 1961 में, 1961 में, अब 1900 ही है, 1961 में या 1961 तक गोवा, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। यानी कि जो गोवा पे अधिकार था वो किसका था, कब तक, भारत आजाद कब हो गया था, 47, समझिए आप। और फिर जो है इसको हमने लिखेंगे इसके नीचे ही, बाई 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987, गोवा बिकेम द 25th स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा बिकम द 25th स्टेट ऑफ द इंडिया। हिंदी में लिखिएगा 1900, सॉरी पहले ये लिखिएगा 56वें संविधान संशोधन, 56वें संविधान संशोधन 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया,
25वां राज्य बनाया गया। तो ये थोड़ी सी कहानी थी किसकी, पुर्तगालियों की। सेकंड कंपनी लिखेंगे डच, डच, डच। ठीक है भाई, डच लिखो डच के बारे में। तो पहले कंपनी कौन सी आई, उसके बाद कौन आए, टाइम पीरियड भी लिख लेते हैं। लिखिए, इन 1596 1596 में कार्नेलियस कार्नेलियस हाउटमैन भारत आया। कार्नेलियस हाउटमैन केम टू इंडिया। कार्नेलियस हाउटमैन भारत आया। ठीक है भाई, कार्नेलियस हाउटमैन भारत आया। इन 1602 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और 1605 में पहली फैक्ट्री लगाई, फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, और बाबू ये की थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में। अब इसी के साथ साथ जब आप रिवाइज करोगे तो आपको दिमाग में आनी चाहिए कि भाई अंग्रेजों ने कब लगाई थी और कहाँ लगाई थी। तो केरल में लगाई थी, कोचीन में लगाई थी, बोलो हाँ है ना। अरे सही है कि नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कहाँ लगाई इन्होंने, मसूलीपट्टनम में। अब इसके बाद लिखेंगे, इन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए, इशूड द गोल्डन कॉइन्स, इशूड द गोल्डन कॉइन्स, स्वर्ण सिक्के चलाए, जिनको प्यार से कहा गया पगोड़ा कॉइन्स। पकोड़ा नहीं, पगोड़ा, पगोड़ा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पगोड़ा कॉइन्स, पगोड़ा सिक्के किसको कहा गया, गोल्डन कॉइन्स, जो किसने चलाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं स्वर्ण के सिक्कों को, गोल्डन कॉइन्स को कहा गया पगोड़ा। ठीक है ना, जैसे है ना चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, याद आया, बहुत बढ़िया, बलबंद था वो। हाँ चलो इसके बाद चलेंगे। अब फाइनली 1759, इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा, बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा का युद्ध, बेदरा का, बेदरा का युद्ध। ठीक है ना, हाँ भाई, ये बेदरा सही लिखा हमने, सही है, थैंक यू। बेदरा का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, ध्यान रखना, बेदरा का युद्ध, क्योंकि बेदरा का युद्ध ही डचों को भारत से समाप्त करेगा, दूसरी वाली जो पावर है उसको ले आएगा। लिखेंगे ये किसके बीच में हुआ भैया, बेदरा का युद्ध लिखेंगे, डच और ब्रिटिशर्स, अंग्रेज भी चाह चुके हैं ना, तो डचों और अंग्रेजों के बीच में, डच एंड ब्रिटिशर्स। इसमें डच हार गए थे और कौन जीत गए थे, और यहीं से डच जो है अपना इधर आगे निकल लिए थे इंडोनेशिया साइड में। ठीक है ना, तो बस बड़ा छोटा सा काम रहा किसका, डचों का। हमें ढंग से पढ़ने ही कौन है, अंग्रेज और पुर्तगाली, या फ्रांसीसियों के साथ भी उनका अच्छा संघर्ष होगा। अगर फ्रांसीसी एक प्राइवेट कंपनी होती, गवर्नमेंट कंपनी ना होती, तो अंग्रेजों के पैर लगने ना देती, ये फैक्ट था। बात समझ में आई क्या, चलिए अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, मान लेते गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर होता, तुम वहाँ जाते, वहाँ पता नहीं पहले टेस्ट होता, मेरिट लगती, 5-10 कुछ होता, तुम यहाँ आए सीधा, हाँ डेमो लेना, ये बैठ जाओ भाई डेमो ले लो, एडमिशन लेना तो तुरंत एडमिशन, पैसे दो बैठ जाओ, काम चालू हो गया। गवर्नमेंट में जाते मामला दूसरा है, अब श्री राम में एडमिशन लेना जाओ, तुरंत आज लेना है एडमिशन, बताओ क्या करना है, बोलो ला पैसे, बैठ जाए क्लास में। डीए में लेना, निकल गई लिस्ट, कब सब खत्म भाई, अब कुछ नहीं है, डेट आउट हो चुकी। अंतर होता है, लेकिन नौकरी कौन सी अच्छी होती है, क्योंकि नौकरी तो एक ही होती है, बाकी तो सब जॉब होती है। आओ तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो डच हो गया, पहले कौन आए, उसके बाद अब आएंगे तुम्हारे सबसे बेहतरीन लोग,
कौन? देखो ब्रिटिशर्स। अंग्रेज खत्म करनी है आज, हमें ध्यान रखना, अंग्रेजों को निपटाना है आज ही। फटाफट लिख के चलो। 1599, 1599 का टाइम पीरियड, जॉन मिल्डेन हॉल, जॉन मिल्डेन हॉल, मिल्डेन हॉल, जॉन मिल्डेन हॉल प्रथम अंग्रेज आया था भारत, केम टू इंडिया, केम टू इंडिया। और ये भाई बाई रोड आया था। तुम कहोगे सर कैसे आएगा, उसके लिए हमें मैप देखना पड़ेगा, सड़क के द्वारा। तुम्हें तो ये पता होगा ना, बोला यहाँ पर तो बस हवाई जहाज में बैठ के जाया जा। रील भी नहीं देखते, स्कॉर्पियो ले लें कुछ, उस पर पूरा मैप बना दे, बोला दोस्तों हम चाइना आ चुके हैं, अब हम यहाँ निकलेंगे मंगोलिया। जुड़े हुए हैं ना रास्ते, पासिस बने हुए हैं, है ना, पास से निकल जाते हैं। ठीक है, पास मतलब वो पास नहीं, दर्रा। दिस इज द नेचुरल वे टू कनेक्ट टू स्टेट्स, है ना, फॉर ट्रेड एंड द टूरिज्म इज नोन एज द पासिस, है ना, पता है इस बात का? रोहतांग पास, बहुत बढ़िया। तो मिल्टन हॉल पहला अंग्रेज जो भारत आया था 1590। और जाहिर सी बात है इस समय जो भारत का मुगल एम्परर रहा होगा, मुगल शासक रहा होगा, कौन रहा होगा हमें क्या पता, अपना आप लिख लो। अरे अकबर का टाइम चल रहा है बाबू, 1605 तक वही तो रहेगा, ऐसी बात करते हैं। तो उस समय भारत का मुगल शासक कौन था? अकबर। और वहां की जो महारानी होगी, कहां की? ब्रिटेन की, वो थी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट वाज द क्वीन ऑफ द ब्रिटेन। होगी, दोनों आगे, वहां का शासक भी आगे और यहां का भी आगे, बोलो है ना। और यहां पर एलिजाबेथ ने एक कंपनी बना, मतलब एक लोगों ने कंपनी बनाई थी, इसका नाम था, लिखेंगे मर्चेंट, हिंदी में सेम है भाई, मर्चेंट एडवेंचर्स, मर्चेंट एडवेंचर्स एक कंपनी बनाई। और एलिजाबेथ ने 15 सालों के लिए इसको पास कर दिया, इसको एक लाइसेंस दे दिया व्यापार करने के लिए। दिस वाज ए ट्रेडिंग कंपनी, ये एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर्स। 15 साल के लिए, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कितने साल का इसको पास मिला? 15 सालों का इसको क्या मिला भैया? पास मिल गया। ठीक है ना, कि जाओ व्यापार अपना करो। इसके बाद की बात है, फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। 31 दिसंबर 2000 कह रहा हूं, 1600, 31 दिसंबर 1600 पूरा 1600 में साइन इन लंदन फॉर ईस्ट इंडिया, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखो, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखेंगे। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। कभी तुम ईस्ट इंडिया कंपनी से कंफ्यूज हो जाओ, हालांकि ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं ना, ब्रिटिश की बात करेंगे। वहां पे पोर्टुगीज था, वहां पे डेनिश था, बोलो है ना। तो यहां पर 31 दिसंबर की रात का दिन, नया साल आने वाला है, और यहाँ पर एक कंपनी की शुरुआत हो जाती है। कभी सोचा होगा इस कंपनी की तुम इतना बड़ा काम करोगे? तो ये बनाई गई होगी, सिर्फ ट्रेड करने के लिए बनाई गई थी। इसलिए तुम तैयारी कर रहे हो SSC GD के लिए, यूपी कांस्टेबल होमगार्ड के लिए, पता नहीं आप कब इंस्पेक्टर बन जाओ, हो सके तो DIG बन जाओ, है ना। क्या करें सर, हम तो सीधा DGP बनेंगे। आप बन सकते हो भाई, मेहनत करो बस। आइए अब यहां से हम बात करते हैं, हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। देखो हिंदी में हो गया कब? 31 दिसंबर, ठीक है ना। चलिए अब वहां से चलते हैं, लिखेंगे इन 1608 कैप्टन हॉकिंस, मैंने तब भी बताया था क्या, जब जहांगीर पढ़ाया था, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, 400 का मनसब दिया था। इन 1608, ये टाइम जहांगीर का चल रहा है, जहांगीर का समय। कैप्टन हॉकिंस केम टू इंडिया, कैप्टन हॉकिंस भारत आया। और ये जरूर लिख लेना, शासनकाल किसका है? जहांगीर का। बाई शिप, और इसके शिप का नाम था रेड
रेड ड्रैगन या हेक्टर, जो भी ऑप्शन मिल जाए आपको एग्जाम में। तो कैप्टन हॉकिंस भारत में रेड ड्रैगन जहाज या हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा, और समय किसका चल रहा था? जहांगीर का। ठीक है जी। अब भाई तो अपना मस्त हो गया था, तो जहांगीर ने क्या किया, इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी। इंग्लिश बोल रहा ना, अब उनको समझ में कुछ आता था, बोला बहुत मजा आ रहा है, बोलता रहे बस। इंग्लिश खान की उपाधि, द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान, और 400 का मनसब दिया। 400 का मनसब, मनसब मतलब इनाम के तौर पे पैसे दिए जाते थे ना। एंड गेव 400 मनसब, जो भी वहां पर उस टाइम क्या चल रही होगी, जो भी मुद्रा चल रही थी, जो करेंसी चले, 400 रुपये, मतलब एक तरीके से आसान बात, 400 रुपये इसको दे दिए, मनसब इसको प्रदान कर दिया। वो क्या आराम से पढ़ा रहे, मजा ले, और इंग्लिश रोजाना दरबार में इंग्लिश बोल, हमें खुश कर, और बस मजा ले। ठीक है। अब यहां से बात करते हैं, इसका फैक्ट्री वैक्ट्री खोलने की परमिशन लेने आया था, कुछ नहीं हुआ, काम खत्म। अब 1611 1611 में 1611 1611 में एक अस्थायी फैक्ट्री खोली गई, टेम्परेरी फैक्ट्री, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम। In 1611, a temporary factory is opened as मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, क्योंकि जहांगीर डरा हुआ था पुर्तगालियों से, भाई उन्होंने पूरे समुद्र पे कब्जा कर रखा है। तो फिर यहाँ पर एक व्यक्ति आएगा, और वो व्यक्ति आके उनको हराएगा, और हराने के बाद जहांगीर की आंख खुलेगी, बोला ठीक है। और फाइनली फिर वो 1613 में 1613 में अंग्रेज पहली बार अपनी एक फैक्ट्री खोलते हैं। और एग्जाम में आपको 1613 लगाना है। एग्जाम ये मैंने आपको बताया है कि ऐसा हुआ था, एग्जाम में इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता है, ठीक है ना। तो 1613 में सूरत में अपनी पहली एक परमानेंट फैक्ट्री खोली जाती है, स्थायी फैक्ट्री। मैंने यहाँ पे इसके शब्द यूज कर दिए, ठीक है ना। पहली स्थायी फैक्ट्री खोली जाती है कहां पर? फर्स्ट फैक्ट्री ओपन बाय ब्रिटिशर्स इन सूरत 1613, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1613 में। तो तीसरी फैक्ट्री आ गई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहां खोली? कोचीन में 1503 में। फिर डच आए थे, डच ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली 1602 में मसूलीपट्टनम में। और यहां पर जो अंग्रेज हैं, ये 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री खोल रहे हैं, कहां पर? सूरत के अंदर। बात समझ में आई क्या? तो तीनों चीजों का बार बार रिवाइज करते चलेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। अब जहांगीर के दरबार में एक व्यक्ति और आया, जिसका नाम था सर थॉमस रो, ये भी पूछा जाता है, सर थॉमस रो। ये भी एक अंग्रेज था, ये भी किसके दरबार में आया था? कम इन द जहांगीर कोर्ट, जहांगीर के दरबार में आया सर थॉमस रो। ये नाम ही पहले आ चुका है, बस ऐसे आते चले जाएंगे जो रिवाइज कर रहे होंगे। तो सर थॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। क्वेश्चन आएगा, बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासन में हुई थी? आप कहेंगे अंग्रेज के, अकबर के शासन में। तो 1500 या 1600 में हुई, बोलो है ना। अच्छा, क्योंकि 1599 उसका काम चल रहा है, लेकिन व्यक्ति कब आ रहे हैं? सब जहांगीर के दरबार में आ रहे हैं। चलो, इसके बाद इन 1639 1639 में फ्रांसिस डे व्यक्ति का नाम है, फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास शहर की, मद्रास MADRAS, मद्रास सिटी या मद्रास शहर, यहां का मद्रास का जो शासक था उसका नाम था चंद्रगिरी। मद्रास का जो रूलर है, शासक है, उसका नाम क्या है? चंद्रगिरी। चंद्रगिरी चंद्रगिरी से रेंट पे ले लिया, किराए पर, पट्टे पर। मतलब एक फ्रांसिस डे जो व्यक्ति था, फ्रांसिस डे व्यक्ति ने मद्रास शहर को चंद्रगिरी जो उसका शासक था उससे किस पे ले लिया? रेंट पे ले लिया। रेंट में मिल जाती सब चीजें, जैसे आज मिल जाती है। बात समझ में आई क्या? किसने लिया? डे ने। किससे लिया? चंद्रगिरी से ले लिया, बोलो है ना। और फिर इसने क्या काम किया? वहां घुस गया एक बार। घुसने के बाद 1640 में जो फ्रांसिस डे था, इसने मद्रास सिटी की अलग स्थापना कर दी, एक शहर बना दिया। घुसा वहां का हिसाब किताब देखा, अलग से एक शहर बना के खड़ा कर दिया। इन 1640 ही एस्टेब्लिश्ड मद्रास सिटी, मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा की गई। होगी भैया? ये शब्द काम आएंगे सारे, ध्यान रखना।
है ना। तो एक तरीके से मद्रास शहर भी अंग्रेजों ने बना लिया, बन गया। अब घटना घटती है 1661 में, बड़ी अजीब घटना घटती है। क्या घटना घटी देखिएगा। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को मुंबई शहर दहेज में दे दिया, समझ रहे। भारत का शहर, दो कंपनियां, और आप हमें लेन देन करें। देखो समझो, मतलब भारत के शासक कितने बुद्धिमान, कितने जबरदस्त रहे होंगे, सोचो आप, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर पुर्तगालियों की एक राजकुमारी थी, कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी हुई थी, समझ रहे हो क्या। तो कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी हुई थी अंग्रेज राजकुमार के साथ। बोलो बात समझ में आई क्या। और यहां पर पुर्तगालियों ने क्या कर दिया, इसको इंग्लिश में लिख लो। इन 1661 पोर्टुगीज gives the मुंबई सिटी टू ब्रिटिशर्स एज डाउरी। हाँ, डाउरी वैसे वर्ड गलत होता है, डोनेशन लिखना चाहिए, दान दक्षिणा दे दी। बोलो है ना। और पुर्तगाली के राजकुमारी का नाम क्या था, कैथरीन ब्रिगेंजा। तो अब देखिएगा आगे बढ़ेंगे। एक तरीके से जो अब मुंबई शहर है वो भी किसके कब्जों में आ गया, आगे ब्रिटिशर्स के कब्जे में। आगे लिखिएगा 1668 टू 1677, 1668 से 1677 के बीच में एक अंग्रेज था जिसका नाम था गेराल्ड अंगियार। गेराल्ड अंगियार ने मुंबई सिटी बताया, मुंबई सिटी। ये देखो जो मुंबई है ना नाम, अभी उनके शहर बसा रहे हैं। जैसे मुजफ्फरनगर, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यदि, मुजफ्फरनगर कुछ जगह थोड़ा ना है, मुजफ्फरनगर तो आसपास के इलाके से मिलकर क्या बना, मुजफ्फरनगर बना। फिर एक एरिया को चिन्हित कर दिया, ये एरिया क्या है, इसका नाम मुजफ्फरनगर है। इसका नाम क्या है, बात समझ में आई क्या। अगर मुजफ्फरनगर की बात करेंगे तो आप बुढ़ाना जाओ, आप शाहपुर जाओ, आप खतौली जाओ, आप मीरापुर जाओ, आप जानपुर जाओ, सब क्या है, मुजफ्फरनगर है। ये एरिया हो गया ना। और ये क्या हो गया, मुजफ्फरनगर सिटी हो गया। मेरी बात समझ में आ रही क्या, ये बात समझ में आ रही है। मुंबई एक क्षेत्र था, अब उस मुंबई क्षेत्र में मुंबई शहर की स्थापना की जा रही है। जब दिल्ली, नई दिल्ली, अरे हाँ ना, दिल्ली पूरा एक टेरिटरी है, उसमें एक स्थान क्या है एक क्या होगा, दिल्ली एनसीआर, उसमें एक क्षेत्र। बात समझ में आई क्या, तो वही है। तो क्वेश्चन आएगा मुंबई शहर की स्थापना किसने की, गेराल्ड अंगियार ने की। बोलो है ना। बॉम्बे सिटी एस्टेब्लिश हो गई भैया, बॉम्बे सिटी एस्टेब्लिश, मुंबई शहर की स्थापना हो गई। और यहीं पर 1698 में, 1698 में एक बंगाल का सूबेदार था, द सूबेदार ऑफ बंगाल, अजीम उस शान, पढ़ेंगे इसको हम, अजीम उस शान। ये अजीम उस शान क्या करेगा, इसने 3 गांव, कितने गांव, बंगाल के गांव नाम लिखते हैं, सूतीनाती, कालीकाता और आपका गोविंदपुर। अगर इंग्लिश में लिखने में दिक्कत है मुझे बता देना, मैं इंग्लिश बोल दूंगा। सूतीनाती, कालीकाता और गोविंदपुर, ये 3 गांव दे दिए। जॉब चारकनर को, और ये जो जॉब चारकनर था, ये इन तीनों गांवों से मिलाकर बना देता है अपना एक शहर जिसका नाम था कलकत्ता शहर की स्थापना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलकाता सिटी, जॉब चारकनर के द्वारा। देखो 3 क्वेश्चन पता लग गया आपको। मुंबई शहर किसने बसाया, बन गया कलकत्ता शहर,
मद्रास सिटी, फ्रांसिस्को, फ्रांसिस डे, अल्मीडा नहीं। तो मद्रास आने वाले समय में जब हम पढ़ेंगे बंगाल, जब हम पढ़ेंगे अंग्रेज, तो तीन ही बनेंगे मेन इंपोर्ट, मुंबई बनेगा, मद्रास बनेगा और कलकत्ता बनेगा। तो इन शहर की स्थापना किस तरीके से, पता लग गया क्या? तो अभी अंग्रेज हमें अलग से पढ़ने हैं, ये अंग्रेजी कंपनी आई है तो किस तरीके से भारत में आगे एस्टेब्लिश हुई, सिर्फ इतना पढ़ा है, ठीक है ना। इसके बाद हेडिंग लगा छोड़ दो भैया, डेनिश। क्या हेडिंग लगा छोड़ो? डेनिश। इतना करेंगे आज। अभी इसके बाद छोटा सा बचा हुआ है फ्रांसीसी वाला, वो करेंगे इसके